आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो पेपर है संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य VAC 2 के अंतर्गत ये जो इकाई 3 है ये, और इसमें मौलिक कर्तव्य आपको देखना है। इसमें धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर विचार आपको देखना है। दूसरा है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का कानूनी स्थिति और न्यायिक दृष्टिकोण, इस बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर विचार को हम देख लेंगे, अभी इस पर कवर करेंगे। भारतीय धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर चिंतन करने में उन प्रमुख दार्शनिक धार्मिक ग्रंथों की अवधारणा और प्रथाओं की खोज करना शामिल है जिन्होंने सहस्राब्दियों से भारतीय विचार को आकार दिया है। यहाँ एक विस्तृत बिंदु आपको बिंदुवार एक एक करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले धार्मिकता मतलब धर्म और कर्तव्य कर्म का परिचय हम समझते हैं। धर्म, यहाँ पर धर्म का तात्पर्य पूजा पद्धति से है। तो हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं का केंद्र आध्यात्मिक अनुशासन के साथ संयुक्त नैतिक कानून को संदर्भित करता है जो किसी जीवन के मार्गदर्शन करते हैं। मतलब धर्म मतलब एक प्रकार के जीवन की पद्धति है जो कि क्या करता है, जीवन को मार्गदर्शन देता है। आगे आता है कर्म। कर्म मतलब क्रिया या कर्म को संदर्भित करता है, परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। आने वाले भविष्य में उसका क्या काम होगा उसको ना सोच करके आपको क्या करना है, क्रिया या कर्म करना है। ये हो गया धार्मिकता और कर्म। आगे आता है वैदिक आधार। वैदिक आधार की जब हम चर्चा करते हैं तो वेद विशेष रूप से ऋग्वेद धर्म और कर्म की आधारभूत अवधारणाएं रखते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस प्रकार से 4 वेद हैं। तो इसमें से वेद को विशेष रूप से जो ऋग्वेद है उसको धर्म और कर्म की आधारभूत अवधारणा समझते हैं। मतलब खास करके जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में धर्म और कर्म की आधारभूत अवधारणा आपको मिलेगी। प्रारंभिक स्तोत्रों में मतलब प्रारंभिक श्लोकों में या स्तोत्रों में ब्रह्मांडीय अवस्था की प्रशंसा की गई है जो धर्म का अग्रदूत है। आगे आता महाकाव्य और शास्त्रीय ग्रंथ की जब हम बात करते हैं, महाभारत और रामायण ये महाकाव्य और शास्त्रीय ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत महाकाव्य कथाओं जैसे जो नायक है राम और अर्जुन के जीवन के माध्यम से धर्म का चित्रण किया गया है। कोई पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से धर्म की व्याख्या की गई है। आगे तो भगवत गीता की बात करते हैं। भगवत गीता में स्वधर्म, कर्तव्य और निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म पर जोर दिया गया है और ये बहुत दार्शनिक संवाद ग्रंथ है और इसको बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये धर्म को अभी हम समझ रहे हैं। आगे आता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में विभिन्न प्रकार की जातियों, वर्ण जातियों का तात्पर्य वर्ण से है। वर्ण व्यवस्था, जीवन के 4 आश्रम और कर्तव्य मतलब धर्म से यहाँ तात्पर्य है को निर्धारित करने वाली विस्तृत विधि संहिता है जिसको कहा जाता है मनुस्मृति। ये धर्मशास्त्र है, उसी के अनुसार हमको, इसी शास्त्र के अनुसार हमको क्या करना है, जीवन यापन करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति ये भी धर्म का एक भी ग्रंथ है। धर्म के प्रति अधिक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो नैतिक विचारों की एकीकृत करती है। मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति में नैतिकता विचारों का एकीकरण इसमें दिखाई देता है। आगे आता है बौद्ध दृष्टिकोण। ये जितने भी प्राचीन समय के जो बौद्ध या बहुत प्राचीन समय के जो धर्म संबंधी विचार हैं इसको बिंदुवार हम देख रहे हैं। पहले बौद्ध दृष्टिकोण 5वां नंबर का धम्म। बौद्ध दृष्टिकोण में धर्म को धम्म कहा गया है, जो पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धर्म के समान बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञानोदय के मार्ग को संदर्भित करता है बुद्ध की शिक्षा और ज्ञानोदय के मार्ग को संदर्भित करता है धम्म। बौद्ध धर्म में कर्म, कार्यों के पीछे की मंशा और भविष्य में पुनर्जन्म पर इसके प्रभाव पर जोर दे दिया गया है। ये बौद्ध धर्म में कर्म के बारे में है। आगे तो जैन धर्म में क्या बताया गया है, जो जैन अवधारणा में अहिंसा धर्म का सर्वोच्च रूप अहिंसा है। जैन धर्म में कर्म, जैन धर्म में एक भौतिक पदार्थ को जो आत्मा को बांधता है उसकी मुक्ति को प्रभावित करता है। मतलब आत्मा को बांधता है, जो भौतिक पदार्थ है उसकी मुक्ति को प्रभावित करता है, ये जैन धर्म के कर्म हैं। आगे तक गुरु और शिक्षा की भूमिका। गुरु अर्थात शिक्षक धर्म और नैतिक जीवन का ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब धार्मिक जीवन, नैतिक जीवन को प्रदान करने के लिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा में शास्त्रों और मौखिक परंपराओं को महत्व है। शिक्षा में किसका महत्व है, शास्त्रों का और मौखिक परंपराओं का, वाचिक परंपराओं का महत्व है।
आगे आता है सामाजिक कर्तव्य। तो सामाजिक कर्तव्य जैसे बात करते हैं तो सामाजिक कर्तव्य वर्ण व्यवस्था, वर्ण हमारे समाज में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का विभाजन प्राचीन समय में था। पहला है समाज का ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग में ये विभाजन था, जिसमें से प्रत्येक के विशिष्ट कर्तव्य होते थे और ये जन्म आधारित नहीं होता था, ये कर्म आधारित होता था। आश्रम व्यवस्था हर जो 25 साल होता है, जैसे 0 से लेकर के 25 साल, 25 से लेकर के आपका 50 साल, इस प्रकार से 100 साल को 4 भागों में बांटा गया है। इन चारों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभाजित किया गया है, जिसके अनुरूप कर्तव्य भी रहा करते थे। नैतिक और नैतिक कर्तव्य, सत्य अहिंसा अस्तेय सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर जोर दिया गया है और दूसरे की स्त्री को हरण न करना, इस प्रकार से बातें हैं जो नैतिक और नैतिक कर्तव्य हैं। आगे आता है शासन में धार्मिकता। अब शासन में कैसे धार्मिकता लाना है, प्राचीन धर्म में उसमें बताया गया है राजधर्म। राजा का शासन के कर्तव्य न्याय और प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना। राजा या शासक का कर्तव्य होगा कि वे प्रजा को क्या दे, न्याय दे और उसके कल्याण को सुरक्षित रखे। अर्थशास्त्र, शासनकाल, नीति, शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर प्राचीन ग्रंथ जिसमें धार्मिक शासन पर जोर दिया गया है। अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर प्राचीन ग्रंथों में क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कर्तव्य, व्यक्तिगत कर्तव्य और मुक्ति, मोक्ष। मतलब आदमी फिर लास्ट में क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ में मोक्ष की बात कही गई है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति धार्मिक जीवन से प्रभावित अंतिम लक्ष्य है। धार्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। आगे है निस्वार्थ सेवा। मोक्ष के मार्ग के रूप में बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करना ही निष्काम कर्म है, निस्वार्थ सेवा है। आगे आता है दैनिक जीवन में एकीकरण। धर्म को मजबूत करने वाले अनुष्ठान, त्योहार और दैनिक अभ्यास, जैसे कि धर्म को जो मजबूत करते हैं, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना, सामुदायिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियां जिसमें दान और अतिथि देवो भवः भी इसमें शामिल है। ये दैनिक जीवन में धर्म के साथ एकीकरण करने वाले कुछ तत्व हैं। आगे था दार्शनिक स्कूल और वाद विवाद। तो वेदांत का अध्ययन यहाँ होता था, जो गुरुकुल होते थे, दार्शनिक स्कूल जहाँ पढ़ाई होता था। वेदांत आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मा और ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा की एकता और धार्मिक जीवन पर जोर इसमें इस समय था। योगा पर भी जोर था। आध्यात्मिक अभ्यास के आधार के रूप में नैतिक जीवन, यम और नियम की वकालत करने वाले पतंजलि ने योग सूत्र का स्थापना किया। आगे आता है, अब समकालीन चिंतन को देखते हैं। समकालीन भारतीय समाज में प्राचीन सिद्धांतों की आधुनिक व्याख्याएं अनुकूलन है। मतलब प्राचीन धारणाओं का ही आधुनिक व्याख्या इसमें दिखाई देता है। कानून प्रणाली, राजनीतिक विचारों और सामाजिक आंदोलन पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। वैश्विक प्रवासियों के माध्यम से धार्मिक सिद्धांत का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिक और नैतिक प्रवचन पर भी उनका प्रभाव होता है। वैश्विक प्रभाव क्या होता है, जैसे वैश्विक प्रवास के माध्यम से और धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जब होता है, अंतर्राष्ट्रीय दार्शनिक और नैतिक प्रवचन होता है, तो उसका ही प्रभाव पड़ता है। वैश्विक कल्याण आंदोलनों में योग और माइंडफुलनेस प्रथाओं का एकीकरण। जो वैश्विक कल्याण जो आंदोलन होते हैं उसमें योग का प्रचार प्रसार होता है, ये भी क्या करता है, एकीकरण करता है। आगे आता है निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं की स्थायी विरासत है। और मतलब धार्मिकता और कर्तव्य चेतना आधुनिक नैतिक दुविधाओं को संबोधित करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता और अनुप्रयोग है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से कुछ बिंदु हैं, इसमें से हो सकता है 16 पॉइंट इसमें से है, इसमें से कुछ पॉइंट आपको ज़्यादा प्रभावित ना करे, तो उसमें से आप शॉर्ट करके कम से कम 8 या 9 बिंदु करके आप लिखेंगे तो आपको आसानी से इसमें बन जाएगा, है ना। आगे आता है मौलिक कर्तव्य ये तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, गूगल में भी आपको आसानी से मिल जाएगा और आपको पुस्तकों में भी आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इसमें मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में ए से के तक के में इसमें प्रभाव में आपको दिखाई देगा। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता की सुरक्षा में योगदान देने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में वर्णित किया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 कब के तहत शासित होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। भाग 4A अनुच्छेद 51A और इसको मौलिक कर्तव्य कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है 51A
51A का ए संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये ए की बात है। उसके बाद फिर बी की बात है, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो ये आपका कि कौन से नंबर का है? 3 नंबर का है, मतलब सी है। उसके बाद फिर है डी की हम जब बात करते हैं तो 351A डी में देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। अनुच्छेद 51A ई धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुविभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अनुच्छेद 51A एफ हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। अनुच्छेद 51A जी वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया करना, ये भी क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आगे आता है अनुच्छेद 51A एच में कहा गया है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच को सुधार की भावना विकसित करना। वैज्ञानिक सुधार को बढ़ाना, मानवतावाद को बढ़ाना, जांच को सुधार करना। 51A आई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 51A जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। अनुच्छेद 51A के जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के लिए के अपने बच्चे या जैसा भी हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मतलब अपने बच्चों को क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। ये कुल मिलाकर के 11 अनुच्छेद, ये 11 जो पॉइंट हैं, ये सब जो है मौलिक कर्तव्य हैं। आगे हम बिंदु में देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति और न्यायिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा अपेक्षाकृत हाल ही में आई है, जिसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा पेश किया गया। मतलब जब सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये नहीं था। इसको जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसको समावेशित किया गया है। यह कर्तव्य संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में निहित है। इन कर्तव्यों की कानूनी स्थिति और परिवर्तनीय न्यायिक जांच और व्याख्या का विषय रही है। यह विस्तृत विश्लेषण न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति का अवलोकन इसमें किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का परिचय। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसे आपातकाल के दौरान स्थापित किया गया था। मतलब जब आपातकाल लगा था 1975 में, तो उस समय जो है ये मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया था। संवैधानिक समावेश। अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्यों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान और सद्भावना को बढ़ावा देने आदि पर जोर दिया गया है। आगे आता है कर्तव्यों की प्रकृति। ये कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत वे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब कर्तव्यों की प्रकृति, ये जो मौलिक कर्तव्य होगा ये कैसे होगा? ये मौलिक अधिकारों के विपरीत न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। आगे आते हैं न्यायिक व्याख्या और परिवर्तनीयता। तो न्यायालय में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये सब देखेंगे। गैर न्यायिकता। न्यायालयों ने लगातार माना कि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, मतलब न्यायालय से इसका कोई संबंध नहीं है, उन्हें कानूनी कार्यवाही के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। आगे आता है नैतिक दायित्व। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये कर्तव्य नैतिक दायित्व है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायपालिका का कहना है कि ये क्या है? इसका नैतिक दायित्व है, लोगों का नैतिक दायित्व है, या लोगों का या जनता का क्या है? नैतिक दायित्व है। मुख्य न्यायिक निर्णय। कुछ न्यायिक निर्णय इसमें आया है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1980 में ये केस चला था। उसके संदर्भ में कहा गया था यह ऐतिहासिक मामला मुख्य रूप से मूल संरचना सिद्धांत और 42वें संविधान संशोधन की वैधता से संबंधित था। मतलब जब संविधान संशोधन हुआ तो संविधान संशोधन की वैधता
या संशोधन को लेकर के ये न्यायालय गए थे। तो इसमें टिप्पणी क्या आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि मौलिक कर्तव्य यद्यपि लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये कानून की व्याख्या करने और संवैधानिक प्रावधानों को समझने में महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर की गई थी, जो मौलिक कर्तव्य है उसको लागू करने योग्य नहीं है, इसको लागू नहीं किया जा सकता, लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन वो कानून की व्याख्या करने और संवैधानिक प्रावधानों को समझने में महत्वपूर्ण है। आगे आता है एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001। इसमें दो पक्ष थे, छात्र संघ जो एम्स का था और एम्स प्रशासन। इस मामले में एम्स में कुछ नीतियों के कार्यान्वयन पर विवाद शामिल था। कुछ विवाद हो क्या होगा, तो न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सीमा की व्याख्या करने में मौलिक कर्तव्यों पर महत्व जोर दिया, मौलिक कर्तव्यों पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि ये अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। आगे आता है अरुणा राय बनाम भारत संघ। देखो पहला केस हो गया आपका मिनर्वा मिल्स लिमिटेड भारत संघ, जो कि 1980 में केस हुआ। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में हुआ। अरुणा राय बनाम भारत संघ 2002 में हुआ। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE की वैधता को चुनौती दी गई। तो इसमें मतलब चुनौती, जैसे कुछ काम होता है तो उसमें क्या देते हैं, न्यायालय में चुनौती देते हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने पाठ्यक्रम को बरकरार रखा, संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के लिए शैक्षिक सामग्री को आकार देने में मौलिक कर्तव्यों को दोहराया। आगे आता है विधायी और, तो ये कुछ केस थे, 3 केस का चर्चा हुआ जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी क्या की है, व्याख्या की है। विधायी और कार्यकारी कार्यों पर प्रभाव, कानून का प्रभाव, ये जो मौलिक कर्तव्य रहेगा उस पर कानून का क्या प्रभाव रहेगा। मौलिक कर्तव्यों ने अपने आप में लागू न होने के बावजूद विधायी नीतियों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कानून अक्सर इन कर्तव्यों को क्या देते हैं, का संदर्भ देते हैं। मतलब ऐसे कानून बनते हैं कि पर्यावरण से संबंधित या सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने वाले, तो ये इस पक्ष को 51A जो कि मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य, इस पर क्या करते हैं, कोट करते हैं। नीति निर्माण, जब नीति निर्माण होता है, ये नीति निर्माण करते हैं, कानून बनाया जाता है, तो कार्यकारी शाखा इन कर्तव्यों का उपयोग नीतियों और नीति दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन मूल्यों के साथ संरेखित हो जिन्हें वे बढ़ावा देते हैं। मतलब जब कोई नियम बनता है तो बताया जाता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये मौलिक कर्तव्य की सुरक्षा करता है। आगे आता है मौलिक अधिकारों के साथ अंतर संबंध, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन। तो न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब न्यायपालिका का कहना था कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच संतुलन होना चाहिए। संवैधानिक ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के लिए यह संतुलन बहुत आवश्यक है। मतलब मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो आपको मौलिक अधिकार इससे पहले वीडियो वाले में आप देख चुके हैं, जो आपके यहाँ पे कोर्स के पहले इकाई में है। उसके बाद फिर जो दूसरे इकाई में आपको मौलिक कर्तव्य संबंधी, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में कर्तव्य। न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिकारों का प्रयोग संवैधानिक मूल्यों को कमजोर नहीं करता। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं या जो अधिकार है वो संवैधानिक मूल्यों को कमजोर नहीं करता है। शैक्षणिक और नागरिक जागरूकता की पहल, शिक्षा के माध्यम से प्रचार। न्यायपालिका ने छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की वकालत की है। मौलिक कर्तव्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान, सरकार और विभिन्न संगठनों ने इन कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किए हैं। इन्हें अक्सर न्यायिक घोषणाओं के द्वारा समर्थन दिया जाता है। मतलब इसको लोगों को बताना है, जिससे क्या हो सके, लोग जागें और लोग जो है इसके बारे में जानें। आगे आता है 7वां है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और तुलनात्मक विश्लेषण जब करते हैं। जबकि कई देशों में मौलिक अधिकारों के लिए कुछ प्रावधान हैं, कुछ ने मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित किया है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान हैं। इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण अद्वितीय है, अलग ही है। हमारा भारत का जो संविधान है वो अलग ही बात बताता है। इसमें मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। वैश्विक प्रभाव हम देखते हैं तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना नागरिक जिम्मेदारी और समुदाय उन्मुख मूल्यों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक रुझानों के रूप में अनुपम है। ये वैश्विक रुझानों के रूप में बिल्कुल, मतलब इसमें विश्व का वैश्विक प्रभाव है।
आगे आता है चुनौतियाँ और आलोचनाएं। तो क्या क्या आलोचना इसकी होती है? गैर परिवर्तनीय संबंधी चिंताएं। आलोचकों का तर्क है कि मौलिक कर्तव्यों को गैर न्याय संगत प्रकृति उन्हें नागरिकों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए बाध्य करने में अप्रभावी बनाती है। मतलब ये गैर प्रवर्तनीय संबंधी चिंताएं हैं। इसमें आलोचक ये कहते हैं कि जो नागरिकों की जो जिम्मेदारी से कार्य करने के बाध्य करने के क्या होता है, अप्रभावी बनता है ये। आगे आता है अधिक जोर देना। अधिक जोर देने की आवश्यकता। कुछ कानूनी विद्वानों ये कर्तव्य को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए मजबूत तंत्र की वकालत करते हैं, संभवतः विधायी उपायों के माध्यम से है। मतलब अधिक जोर देने की लिए आवश्यकता है, ऐसा बताते हैं कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको कुछ ज़्यादा ही जोर देना पड़ता है, ये इसमें कहा गया है। आगे आता है समकालीन मुद्दों में भूमिका। पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण मतलब ये पर्यावरण संरक्षण इसी मौलिक कर्तव्य में है। न्यायिक व्याख्याओं ने पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को महत्वपूर्ण बताया है, जो पर्यावरण संरक्षण पर निर्णय को प्रभावित करता है। पर्यावरण संरक्षण पर निर्णय को प्रभावित करता है कौन? ये हमारा मौलिक कर्तव्य। सामाजिक सद्भाव। न्यायालयों ने सद्भाव और सामान्य भाईचारे को भावना को बढ़ावा देने के कर्तव्य पर जोर दिया है, खासकर सांप्रदायिक तनाव वाले मामले में। सामाजिक सद्भाव को रखते हुए ये जो है बात कहता है कौन? मौलिक कर्तव्य। आगे था भविष्य की दिशाओं में क्या सुधार करना चाहिए। तो सुधार क्या करना चाहिए? कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों को अधिक सशक्त बनाने के लिए विधायी सुधारों की मांग बढ़ रही है, संभवतः उन्हें लागू करके योग्य दायित्व से जोड़कर देखा जाना चाहिए। नागरिक शिक्षा में सुधार। अधिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को शैक्षिक प्रणाली में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। शैक्षिक प्रणाली में पाठ्यक्रम में इसको समाहित करना चाहिए। आगे आता है निष्कर्षतः हम देख सकते हैं, पूरा का निष्कर्ष हम देखेंगे तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति जैसा कि न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई है। न्यायपालिका द्वारा बार बार आ गया है कि ये तो संविधान का मौलिक कर्तव्य पर जोर देना चाहिए और लागू करने, इसको लागू नहीं करना है, ये क्या है, ऑटोमेटिक ये लागू है। मतलब संविधान में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 51A में ऐसे बात न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई है। लागू करने और आदेशों के बजाय मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उनके महत्व को रेखांकित करता है कि जो मौलिक कर्तव्य क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से न्यायालयों ने राष्ट्र के नैतिक और नागरिक ताने बाने को आकार देने में इन कर्तव्यों के महत्व को दोहराया है, जबकि उनकी गैर न्याय संगत प्रकृति चुनौतियां पेश करती है। कानून, नीति और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। चल रहे विमर्श में इन कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता का सुझाव मिलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत के संवैधानिक लोकाचार में प्रभावी रूप से योगदान दे। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये भारत के संविधान में या जनता को संवैधानिक रूप से क्या करता है? योगदान देता है और एक प्रकार के ये मार्गदर्शन का काम ये करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।